जो 1632 से 1704 ईस्वी है। हमने आपसे कहा था कि पाश्चात्य यानी यहाँ पर जो हमारे चिंतक हैं उनको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे हाब्स, लॉक, रूसो हैं तो ये व्यक्तिवादी चिंतक की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि अलग अलग देखेंगे तो सबकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन सामूहिक रूप से अगर देखें कि व्यक्तिवादी चिंतक के रूप में माना जाता है तो उपर्युक्त तीनों पर चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि सभी अंत में इस बात को मानते हैं कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। अपवाद ही सही हाब्स के अनुसार, रूसो के अनुसार। और उपयोगितावादी चिंतक में हमने कहा था कि बेंथम और मिल है। ऐप में हमने पूरी फ्रेमिंग किया है। आदर्शवादी चिंतक में हमने हीगल और ग्रीन का नाम लिया था, और समाजवादी चिंतक में मुख्यतः तो मार्क्स हैं, लेकिन माओ और लेनिन को भी उनके साथ इंक्लूड करते हैं। हाब्स, लॉक और रूसो तीनों का लक्ष्य एक है, तीनों का उद्देश्य एक है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन और तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग वातावरण में पैदा हुए, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे, इसलिए तीनों के उसी बिंदु पर सोच अलग अलग है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि राजनीतिक चिंतकों का इतिहास है। अगर चिंतक के चिंतन को समझना है तो उनके इतिहास को समझना अनिवार्य होगा। बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब मेंसो हो गया, तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम मेंस कम प्री के रूप में पढ़ा रहे हैं, डिटेल पढ़ा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम लिख देंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा के लिए भी। और चूँकि अब मुख्य परीक्षा 600 शब्द 500 शब्द वाला नहीं है, छोटे छोटे शब्दों वाले हैं, इसलिए उस पर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो मूल बिंदु किताब से पकड़ते हुए आप अपने मन से लिख देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे भी और समझाएंगे भी। यहाँ पर जॉन लॉक की चर्चा हम कर रहे हैं। चूँकि हाब्स और लॉक दोनों इंग्लैंड के विचारक हैं और हाब्स के बाद जस्ट लॉक आया है। जहाँ हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, वही लॉक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है। जहाँ हाब्स के समय 1649 की खूनी क्रांति हुई है, वही लॉक के समय 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई है। और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप जो कुछ पैदा हुआ है, सारी चीज़ों का समर्थन लॉक करने जा रहा है। अब इसको हम चित्र के रूप में थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। देखिए, हमने कहा था कि क्रांति का अर्थ आमूलचूल परिवर्तन है, और जब यही परिवर्तन हिंसात्मक तरीके से हो तो उसे खूनी क्रांति कहते हैं, और जब यही अहिंसात्मक तरीके से हो तो उसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ये इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है। इसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा गया?
क्योंकि इसमें बिना खून खराबे के आमूलचूल परिवर्तन हो गया। इसीलिए इसे सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है, ये गोल्डन रिवॉल्यूशन। और इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि श्वेत शांति का प्रतीक है और ये संवैधानिक तरीके से परिवर्तन हुआ है। ये जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है, ये क्रांति क्यों हुई, इस पर हमें चर्चा करना है। आप जानते हैं कि इस समय यानी इस दौरान जो हाब्स में मैंने बताया था कि चार्ल्स प्रथम था, जो कि यानी दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करता था, उसका बेटा आया जो चार्ल्स प्रथम था। चार्ल्स प्रथम के बाद यानी जो शासक आया वो जेम्स द्वितीय था। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के समय जेम्स द्वितीय ये इंग्लैंड का शासक है। जेम्स द्वितीय भी एक निरंकुश राजा है, लेकिन यहाँ निरंकुश का अर्थ कोई मरकहा बैल से नहीं है, बल्कि निरंकुश का मतलब है कि उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है और कुछ काम को मनमानी तरीके से करता है। जेम्स द्वितीय के एक पुत्री थी मेरी, स्पेन के राजकुमार विलियम से उसकी शादी हुई थी। मेरी और विलियम दोनों इंग्लैंड में ही रहते थे, बड़ा राजघराना था। इसीलिए जब दामाद बाहर से आया है तो सत्ता रानी के हाथ में रही है, साम्राज्ञी कहा गया। जैसे 1857 की क्रांति के दौरान महारानी विक्टोरिया थी। और जब पुत्र पैदा हुआ है और पत्नी बाहर से आई है तो सम्राट हो गया है। इसलिए सम्राट और साम्राज्ञी दोनों नाम वहाँ पर आता है। ये 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का मूल कारण क्या था? ये क्रांति कराधान के निर्धारण को लेकर हुई थी, यानी कराधान के निर्धारण को लेकर हुई थी। हमने कल ऐप पर बताया था कि हाब्स ने कहा था कि राजा जनता पर मनमानी कर लगा सकता है, मृत्युदंड दे सकता है, चर्च भी राज्य के अधीन है। राजा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ईश्वरीय, शाश्वत कानून और राज्य के मौलिक कानूनों के अधीन नहीं है, यानी सर्वोपरि है। तो ये जो जेम्स द्वितीय था ये भी मनमानी कर लगाता था। और उस समय इंग्लैंड में व्यापारी वर्ग पैदा हो गया था। कल ही मैंने बताया कि इंग्लैंड में संसद बहुत पहले से आ गई थी। संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठते थे, व्यापारी, किसान के प्रतिनिधि, और राजा था। राजा को कुछ मामलों में सलाह संसद सदस्यों से लेना पड़ता था। इसीलिए कहा जाता है विश्व में सबसे पहले संसद का उदय कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। इसीलिए ब्रिटिश संसद को विश्व के समस्त संसदों की जननी भी कहा जाता है। अब राजा मनमानी कर लगा रहा है और इंग्लैंड में व्यापारी वर्ग भी पैदा हो गया है। अब व्यापारी वर्ग धन कमा रहा है तो सोच रहा है कि टैक्स के बारे में एक नियम होना चाहिए। इसी कराधान के निर्धारण को लेकर जो संसद सदस्य थे, जो जनता थी, जो व्यापारी वर्ग था, वो राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहा था।
आप जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो इसका मतलब है कि 1600 में तो व्यापारी वर्ग इंग्लैंड में पैदा हो गया होगा, तभी तो व्यापार करने के लिए भारत आया। लेकिन राजा जो जेम्स द्वितीय था, ये जनता पर मनमानी कर लगाता था और जनता इस बात को लेकर नाराज थी। लेकिन जो राजा के पुत्री और दामाद थे, ये बड़े लिबरल थे। एक तरीके से ये जनता के हितों के संरक्षक थे और ये जनता की बातों का सपोर्ट करते थे। इन्होंने कई बार इनको समझाया भी कि पापा जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक नहीं है, लेकिन पापा के ऊपर पाप सवार था। प्रकृति का नियम है कि कुछ दिन के बाद व्यक्ति में ऐसे नकारात्मक गुण पैदा ही हो जाते हैं कि वो अपने कर्मों से ही अपना विनाश कर बैठता है। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था और जब जनता को मैरी और विलियम का सपोर्ट मिला तो जनता का मनोबल और बढ़ गया। अब 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का एक नारा आया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं कर नहीं, यानी नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। यानी इसका मतलब है जनता की सहमति के बिना, जनता के प्रतिनिधियों के बहुमत के बिना राजा जनता पर कर नहीं लगा सकता। आज आप देखते हैं लोकतंत्र में जब तक संसद बजट को नहीं पारित करती, सरकार जनता पर कोई टैक्स नहीं लगा पाती। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा आया। अब ऐसी परिस्थितियों में स्थिति क्या बनी कि धीरे धीरे जब मैरी और विलियम जनता का साथ देने लगे तो आंदोलन तेज हो गया। अब चूंकि ये भविष्य के राजा थे, इसलिए जो सैनिक थे, जो अधिकारी कर्मचारी थे, जो वहाँ के कार्य करने वाले लोग थे, वो भी जानते थे कि अब इनका कोई खास भविष्य नहीं है, क्योंकि भविष्य के राजा यही हैं। तो इनका साथ छोड़ने लगे। जब इनका साथ छोड़ने लगे तो कमज़ोर हो गए। जब ये कमज़ोर हो गए तो जनता ने क्या किया, राजा को गद्दी से हटा दिया और राजा के सिर को काटकर पार्लियामेंट के सामने लटका दिया। यानी राजा के सिर को काटकर फेंक दिया, राजा के सिर को काटकर फेंक दिया और शरीर को पार्लियामेंट के सामने लटका दिया। क्योंकि बड़े स्तर पर एक सांकेतिक बातें होती हैं। ये खोपड़ी राजतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन है और चेहरे से व्यक्ति को पहचाना जाता है। लेकिन खोपड़ी को काट कर फेंक दीजिए तो जो शरीर है ये लोकतंत्र की पहचान है, क्योंकि लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन है, उसमें शासक की पहचान नहीं हो सकती। तो एक सिंबॉलिक मैसेज गया कि जो निरंकुश राजतंत्र है उसका अब इंग्लैंड से खात्मा हो गया है और लोकतंत्र का उदय हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में चूंकि मैरी और विलियम ने, इसीलिए कहा जाता है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र का उदय इंग्लैंड में हुआ। यानी विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र का उदय इंग्लैंड में हुआ। लेकिन विश्व में लोकतंत्र का उदय इंग्लैंड से माना नहीं जाता, क्योंकि वहाँ
संवैधानिक राजतंत्र भी आया, यानी राजा बना रहा। जब वहाँ पे राजा बना रहा, और राजा आनुवांशिक शासन का प्रतीक है, और आनुवांशिक शासन का विरोध ही लोकतंत्र है, तो ये जो लोकतंत्र पैदा हुआ 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप, ये लोकतंत्र इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। ये विश्व का आदर्श नहीं बना। विश्व का आदर्श तो फ्रांसीसी क्रांति बनी। फ्रांसीसी क्रांति ने जिस लोकतंत्र को जन्म दिया, वही लोकतंत्र आगे चलकर विश्व का आदर्श बना। तो इस क्रांति के द्वारा लोकतंत्र पैदा हुआ। और इतना ही नहीं, अब चूंकि मेरी और विलियम ने जनता का साथ दिया था, इसलिए जनता की सहानुभूति इनके साथ थी। इसीलिए इंग्लैंड के बारे में एक कहावत है कि राजा मर चुका है, राजा अमर रहे। कि जेम्स द्वितीय के रूप में राजा का खात्मा हो चुका है, लेकिन मेरी और विलियम के रूप में राजा बना रहे। यानी राजा मर चुका है, राजा अमर रहे। अब जैसे आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, आपको 125 शब्द 200 शब्द लिखना है, प्रवक्ता में भी लिखना है, एलटी वाले में भी लिखना है, तो उसमें एक स्टेटमेंट दे सकता है कि राजा मर चुका है, राजा अमर रहे। तो अब आपको ये दिखाना है कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, वो तो हम बाद में अलग क्वेश्चन लिख करके बता देंगे, किस प्रकार से निरंकुश राजतंत्र का खात्मा हुआ और संवैधानिक राजतंत्र का उदय हुआ। इन्होंने राजा को बनाए रखने का निर्णय लिया। राजा भी जनता के प्रति बड़ा वफादार था। राजा ने 1689 में पार्लियामेंट की बैठक बुलाया, और पार्लियामेंट की बैठक में बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का एक बिल पास किया। और उसमें राजा ने कहा कि अब यानी वैधानिक रूप से, व्यावहारिक रूप से सारी सत्ता जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में होगी, और सरकार का संचालन उसी प्रतिनिधि के लोग करेंगे, मंत्रिपरिषद करेगी। राजा को कोई विवेक का अधिकार नहीं होगा, और राजा वही करेगा जो सरकार कहेगी, मंत्रिपरिषद कहेगी। इसीलिए माना जाता है कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अब क्या पैदा हो गया, संवैधानिक राजतंत्र। यानी निरंकुश राजतंत्र खत्म हो गया, संवैधानिक राजतंत्र पैदा हो गया। संवैधानिक राजतंत्र वह राजतंत्र होता है जिसमें राजा वही करेगा जो संविधान में कहा गया है, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसी के तर्ज पर हमने भारत में राष्ट्रपति भी बनाया। और अब यहाँ पर जो लोकतंत्र पैदा हुआ उसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, और हम कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र या संसदीय शासन प्रणाली पैदा हुई। और संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि अब हमारे पास दो होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक सम्राट होगा। प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से काम करेगी, लेकिन वो जो साइन होगी वो सम्राट की होगी, शासन भी सम्राट का माना जाएगा और काम वो करेगा। यानी मुंह सम्राट का होगा लेकिन आवाज़ मंत्रिपरिषद की निकलेगी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इंग्लैंड का राजा राज करता है, शासन नहीं। यानी इंग्लैंड का राजा राज करता है, शासन नहीं करता।
शासन तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार करती है। इसीलिए माना जाता है कि इंग्लैंड में लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र दोनों है। इसीलिए इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, क्योंकि गणतंत्र में चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए, इसमें आनुवांशिक राष्ट्राध्यक्ष है। और साथ साथ चूँकि जनता ने यह क्रांति किया था, जब जनता ने यह क्रांति किया तो अब यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, सर्वोच्चता या संप्रभुता। अब चूँकि संसद के लोग समझदार थे, जनता समझदार थी, प्रतिनिधि समझदार थे, तो उन्होंने तय किया कि अब संसद संप्रभु होगी। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में 3 शासन है, लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और निरंकुश तंत्र। लोकतंत्र के रूप में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, संवैधानिक राजतंत्र के रूप में एक आनुवांशिक राजा है, और निरंकुश तंत्र के रूप में वहाँ पे संसद है। और संसद इतनी संप्रभु है कि समय समय पर जो कानून बना दे वही इंग्लैंड का संविधान है। यहाँ तक कि संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। संसद पर केवल परंपरा रीति रिवाज का नियंत्रण हो सकता है, बस वो भी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से ही संसद कानून बनाती है। डी लोम्ब ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि राजा की मौत का फतवा पारित करके दे दे तो राजा दस्तखत कर देगा। यानी डी लोम्ब ने तो दूसरा कहा है, यानी ऐसा माना जाता है कि संसद राजा की मृत्यु का फतवा पारित करके दे दे तो राजा दस्तखत कर देगा। इससे संसद की निरंकुशता व्यक्त होती है। डी लोम्ब ने कहा है कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय कोई भी कार्य कर सकती है। इसका मतलब जो कार्य ईसा मसीह कर सकते हैं, अगर उस कार्य को छोड़ दिया जाए तो सारा कार्य ब्रिटिश संसद कर सकती है। इससे संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। अब आप ये देख रहे हैं कि कराधान के निर्धारण को लेकर एक क्रांति हुई। प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, इस क्रांति का नारा था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का खात्मा हुआ, संवैधानिक राजतंत्र पैदा हुआ, लोकतंत्र पैदा हुआ, संसदीय शासन प्रणाली आई, संसद की संप्रभुता आई। और यहीं से लाक का संबंध है। इसीलिए इस क्रांति के द्वारा जितनी भी चीज़ों का जन्म हुआ, उन सारी चीज़ों का समर्थन लाक ने किया। यानी जितनी चीज़ों का जन्म हुआ, उन सारी चीज़ों का समर्थन जॉन लाक ने किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि लाक की जीवनी पर आते हैं। यानी लाक का जन्म 17 अगस्त सन 1632 को इंग्लैंड के समरसेट के केरिंगटन नामक स्थान पर एक उद्योगपति के घर हुआ था। यानी लाक का जन्म 17 अगस्त सन 1632 को इंग्लैंड के समरसेट के केरिंगटन नामक स्थान पर एक उद्योगपति के घर हुआ था। उद्योगपति के घर पैदा होने के कारण लाक पूंजीवाद का जनक बना, लाक उदारवाद का जनक बना, लाक व्यक्तिवाद का जनक बना। अगर मलिन बस्ती में पैदा होता तो थोड़े बनता, और चूंकि उद्योगपति के घर पैदा हुआ तो स्वाभाविक है कि मोहल्ला भी अच्छा रहा होगा, बचपन से उसे लाड़ प्यार भी मिला होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रही होगी, अंकल आंटी भी रहे होंगे बगल के। इसलिए स्वाभाविक है कि बचपन से उसने जो परिदृश्य देखा, उससे मानव स्वभाव के प्रति उसके मन में अच्छा दृष्टिकोण पैदा हुआ। इसीलिए जहाँ हाब्स
मानव स्वभाव को बुरा बता रहा है, लाख कह रहा है मानव स्वभाव अच्छा है। जहाँ वो मनुष्य को असामाजिक प्राणी के रूप में देख रहा है, ये कह रहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ मेल जोल रखता है। अब लाख चूंकि उद्योगपति का बेटा था और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में उसका पिता भी शामिल था, तो स्वाभाविक है कि लाख 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा जो पैदा हुआ उसका समर्थन किया। इसीलिए आप कह सकते हैं लाख ने गौरवपूर्ण क्रांति के यथास्थित के औचित्य का समर्थन किया। यानी लाख ने गौरवपूर्ण क्रांति के यथास्थित के औचित्य का समर्थन किया। यथास्थित के औचित्य का समर्थन किया। ये सवाल पीसीएस वगैरह में भी कई बार आया। अब इसीलिए लाख ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का समर्थन किया। लाख संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है। लाख संसदीय लोकतंत्र या संसदीय शासन प्रणाली का भी समर्थक है और लाख प्रतिनिधि लोकतंत्र का भी समर्थक है। लाख ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं इस नारे का समर्थन किया। और एक बार पीसीएस में आया था कि ये कैसा नारा है, तो लोगों के दिमाग में कभी कभी आ जाता है कि ये पैसा कौड़ी से संबंधित है, इसलिए आर्थिक नारा होगा। जैसे कभी कभी हम सवाल पूछते हैं बजट कैसा है, तो तमाम लोग कहते हैं साहब आर्थिक है। नो, बजट राजनीतिक है। जो राज्य जिन अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है उसको भी राजनीतिक आधार पे करता है। और यहाँ राजनीतिक का अर्थ राजनीति करना नहीं है, बल्कि यहाँ राजनीतिक का अर्थ है सार्वजनिक। अगर किसी चीज़ के पहले हम राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है सार्वजनिक, जो सबके लिए है। तो बजट सबके लिए है, गांव, गरीब, किसान, उद्योगपति सबके लिए है, सार्वजनिक है। तो ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं एक राजनीतिक नारा है। और इस नारे का समर्थन लाख ने किया, क्योंकि गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा जो कुछ पैदा हुआ सबका समर्थन किया। और इस नारे को चूंकि विश्व का पहला लोकतांत्रिक संविधान अमेरिका का बना, इसलिए अमेरिका के संविधान में सबसे पहले इस नारे को शामिल किया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसीलिए आज भी जब संसद बजट बनाती है तो जब तक बजट जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा पारित नहीं करा लेती तब तक वह बजट अस्तित्व में नहीं आता और जनता पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी क्रांति पर भी लाख का प्रभाव है। वैसे अमेरिकी क्रांति पर ये लाख का प्रभाव है, लाख उसके प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में वो कहेंगे भी कि पहले संपूर्ण संसार अमेरिका जैसे था, तो अमेरिकी क्रांति पर लाख का प्रभाव है, अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत है। लेकिन अमेरिकी क्रांति का जनक नहीं है। अमेरिकी क्रांति के जनक टॉमस जेफरसन हैं और टॉमस जेफरसन ने एक नारा दिया था, अमेरिका की राष्ट्रीय असेंबली में उसे लिखा गया, हे ईश्वर,
टॉमस जेफरसन कहते, हे ईश्वर, हमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार दीजिए। तो अमेरिकी क्रांति का नारा है जीवन, स्वतंत्रता, सुख का अधिकार। लाख कहेंगे कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। फ्रांसीसी क्रांति कहेगी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार। तो अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत लाख हैं। अमेरिकी संविधान पर लाख का प्रभाव है। लेकिन अमेरिकी क्रांति के जनक टॉमस जेफरसन हैं। टॉमस जेफरसन ने नारा दिया था, हे ईश्वर, हमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार दीजिए। जॉन लॉक, यानी जो जॉन लॉक है, अब इसको हम मिटाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई है। वहाँ 1649 में खूनी क्रांति हुई थी। जब 1649 में खूनी क्रांति हुई थी तो हाब्स ने 1651 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन लिखा था, जिसमें अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। यहाँ 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई है। तो लॉक 1690 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइस ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा। टू ट्रीटाइस ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा और ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसके 2 खंड हैं, यानी एक फर्स्ट खंड और एक सेकंड खंड। इसके 2 खंड हैं लिखे गए। चूंकि किसी भी समाज में पहले से प्रचलित विचार का जब तक खंडन ना हो तब तक आप अपने विचार का प्रतिपादन नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि हाब्स से पहले जो चार्ल्स प्रथम था, जेम्स प्रथम था, चार्ल्स प्रथम था, उसने यानी जेम्स प्रथम चार्ल्स प्रथम का बाप था, वो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करता था। हमने कलाइप में बताया भी था पहले 2 दिन पहले कि उसने स्टेटमेंट दिया था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा हैं। वो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता था। और रॉबर्ट फिल्मर, जो कि इंग्लैंड का ही एक विचारक था, वो इस सिद्धांत में विश्वास भी करता था। और आप जान रहे हैं कि हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। तो जब तक दोनों विचारों का खंडन ना होता तब तक लॉक के संवैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन कैसे होता। तो अब इसके 2 खंड लिखे, यानी पहले खंड में रॉबर्ट फिल्मर द्वारा समर्थित दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया।
यानी दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। और दूसरे खंड में हाब्स के निरंकुश विचारों की आलोचना करते हुए अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। यानी लॉक ने 1690 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा। ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा और इसके 2 खंड लिखा। पहले खंड में रॉबर्ट फिल्मर द्वारा समर्थित दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और दूसरे भाग में हाब्स के निरंकुश विचारों की आलोचना करते हुए अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में लिखा। इसमें उसने 2 भाग किए। पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर द्वारा प्रतिपादित दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और दूसरे भाग में हाब्स के निरंकुश विचारों की आलोचना करते हुए अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। और ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वाहन ने इस पर 2 टिप्पणियां किया है पुस्तक पर। यानी वाहन लिखते हैं लॉक की ट्रीटाइज एक ऐसी 2 नाली बंदूक की भांति है। एक ऐसी 2 नाली बंदूक की भांति है जिसमें एक नाल रॉबर्ट फिल्मर के विरुद्ध और दूसरी नाल हाब्स के विरुद्ध तनी हुई है। ये देखिए, जो पहले खंड में दैवीय अधिकार के सिद्धांत का समर्थन कर रहा है और दूसरे में ये हाब्स की आलोचना कर रहा है। लॉक की ट्रीटाइज एक ऐसी 2 नाली बंदूक की भांति है जिसमें एक नाल रॉबर्ट फिल्मर के विरुद्ध और दूसरी नाल हाब्स के विरुद्ध तनी हुई है। कि पहले दोनों का खंडन करें तभी तो इसके राजनीतिक विचार का प्रतिपादन होगा। और लोग इसको बाइबिल की तरह पूछते थे। इसीलिए वाहन ने कहा है, यानी वाहन फिर लिखते हैं, यह पुस्तक अपने प्रकाशन के कम से कम 2 पीढ़ियों
बाद तक इंग्लैंड व फ्रांस में बाइबिल की तरह पूजी जाती रही। तो इस किताब का बड़ा इम्पोर्टेंस है। 2 स्टेटमेंट वाहन के भी आ रहे हैं। लाक के राजनीतिक विचार इसी पुस्तक में मिल रहे हैं। अब देखिए, इसको अब हम मिटाएंगे। यानी हाब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था और निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन किया था। लेकिन अब लाक चर्च को राज्य से अलग कर रहा है, क्योंकि पूंजीपति वैसे भी धार्मिक थे, जिसे आज भी ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कहा जाता है। तो ये उसी तरह से हैं जैसे सिया सुन्नी, हर धर्म में डिवाइडेशन रहा। प्रोटेस्टेंट चर्च में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कंजर्वेटिव टाइप के हैं, और ये उतने कंजर्वेटिव नहीं हैं। ये थोड़ा सा धर्म में इनका कम विश्वास है। इसी से तमाम प्रयागराज में भी स्कूल खुले, जैसे बॉयज़ हाई स्कूल, ये सब प्रोटेस्टेंट के हैं। लेकिन सेंट मेरी, सेंट जोसेफ, ये सब कैथोलिक के स्कूल हैं। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा भी रहता है, जैसे सिया सुन्नी के बीच रहता है। इसीलिए लाक आधुनिक काल का पहला विचारक था जिसने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लाक आधुनिक काल का पहला विचारक था जिसने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सहिष्णु माने उदार, सहिष्णु माने विनम्र। यानी जहां हाब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था, वही लाक ने चर्च को राज्य से अलग कर दिया। और लाक ने कहा कि धर्म अंतःकरण का विषय है और बाह्य बल के प्रयोग से नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्म पर को स्वतंत्र रहने देना चाहिए और धर्म पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसीलिए लाक ने किताब भी लिखा, लेटर्स ऑन टॉलरेशन। टॉलरेशन माने सहिष्णुता। उसने 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन भी लिखा है। 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन यानी सहिष्णुता पर लिखा गया 4 पत्र। तो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है, धर्म को अंतःकरण का विषय बता रहा है। बाह्य बल के प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाएगा। और लाक यह बताने का प्रयास कर रहा है, यानी लाक यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो धार्मिक नहीं हैं, जो सहिष्णु नहीं हैं, वह उदार नहीं हैं। इसलिए वो नास्तिकों को, मुसलमानों को और कैथोलिकों को की आलोचना भी करता है, राज्य से निकालना भी चाहता है, क्योंकि नास्तिक धर्म में विश्वास नहीं करते और ये मुसलमान धर्म के प्रति कट्टर हैं, कैथोलिक भी उतना विश्वास नहीं करते। लेकिन इस बात को लेकर उसकी आलोचना भी होती है कि सहिष्णुता का मतलब ये थोड़े होता है कि अगर कोई हमारा विरोध करे तो आप उसको मारने लगेंगे। ये कहाँ सी सहिष्णुता है? हो सकता है कि हमारे विचार उसे पसंद ना हो तो हमारी आलोचना कर सकता है,
आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है, आलोचना से ही निखार आएगा। आलोचना मेरी भी होनी चाहिए, आलोचना सबकी होनी चाहिए, खुद भी अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए। यही तो आगे बढ़ने का एक रास्ता है। जब तक कमियां ढूंढेंगे नहीं, निकलेगी कैसे बाहर? और जब तक बाहर निकलेगी नहीं, अच्छाई आएगी कैसे? अच्छाई तो घूम रही है, लेकिन उसे अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। लाख आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लाक ने कहा कि जैसे सार्वजनिक वस्तु या प्राकृतिक वस्तु, यानी सार्वजनिक वस्तु प्लस श्रम, इक्वल टू निजी स्वामित्व, यानी सार्वजनिक वस्तु प्लस श्रम इक्वल टू निजी स्वामित्व। उसने कहा कि प्राकृतिक वस्तु में जब कोई व्यक्ति अपना लेबर इंक्लूड कर देता है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है, और जब कोई वस्तु हमारी निजी हो गई तो हमारी सहमत के बिना कोई नहीं ले सकता। ये भी टैक्स से ही रिलेटेड है कि उद्योगपतियों ने मेहनत करके धन कमाया है, तो उनकी सहमति के बिना सरकार कैसे ले सकती है? ट्रेन आ रही है, हम जाकर सीट पे बैठ जाते हैं, ट्रेन सार्वजनिक है, हम फिर बैठ गए तो हमारी सीट हो गई। जो भी इसमें वैकेंसी आई हुई है सबकी है, जो अपना लेबर मिला देगा उसके नाम के आगे लिख उठेगा नाम। तो सार्वजनिक वस्तु प्लस श्रम इक्वल टू निजी स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये भी जानिए, लाख उदारवाद का जनक है, लाख व्यक्तिवाद का जनक है, लाख पूंजीवाद का जनक है। अब लाक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक को नैसर्गिक भी कहते हैं। लाक कहता है कि मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार हैं। जब मनुष्य पैदा होता है तो हर मनुष्य इन अधिकारों के साथ पैदा होता है। उसको उन्होंने कहा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मनुष्य का प्राकृतिक या नैसर्गिक या जन्मजात अधिकार है। और यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं, स्त्री हो पुरुष हो। और ये अधिकार अविभाज्य, निरंकुश, असीम, अदेय और अहस्तांतरणीय है। कोई किसी को दे नहीं सकता, बाप बेटे को नहीं दे सकता, पति पत्नी को नहीं दे सकता, सभी को बराबर अधिकार है। कोई इससे ये भी सिद्ध किया कि जो मध्यकाल में विशेषाधिकार था कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये अमीर हैं, गरीब हैं, उसने कह दिया नहीं, सब बराबर हैं। तो एक बहुत बड़ी बात तो है कि पहले से प्रचलित विशेषाधिकारों पर कड़ा प्रहार किया और सभी व्यक्तियों को बराबर बताकर व्यक्ति की महत्ता को स्थापित किया। इसीलिए ये आधुनिक काल का व्यक्तिवाद का जनक बना। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार जन्मजात अधिकार है। और जब मनुष्य पैदा होगा तब तो राज्य में आएगा। अब पैदा होने के पहले उसको ये अधिकार मिले हैं। तो व्यक्ति जब राज्य में पैदा हुआ तो इन अधिकारों के साथ आया। और राज्य को मनुष्यों ने इसीलिए बनाया है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। अगर सरकार इन अधिकारों की रक्षा नहीं करती तो हम उसे बदल सकते हैं। अब इससे बड़ी महत्ता क्या हो सकती है कि यानी ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये राज्य और समाज, ये दोनों से पूर्व हैं, पहले हैं। क्योंकि ये जन्म लेने के पहले भगवान ने दिया, और जब हम जन्म लेंगे तो राज्य और समाज में आएंगे।
इन अधिकारों के साथ सभी बराबर आते हैं, इसलिए कोई छोटा बड़ा है ही नहीं है। और हम राज्य में जब आते हैं तो व्यक्तियों ने राज्य या सरकार को इसीलिए बनाया है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। अगर ये रक्षा नहीं कर पाएगा तो हम बदल सकते हैं। और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है, इसलिए समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, व्यक्तिवादी समाज है। और ये चूंकि प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्म से पूर्व जन्म के बाद इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कांस्टेंट रहेंगे। इसीलिए लॉक कहता है, एक बार पीसीएस में आया था कि जो अधिकार हैं वो कांस्टेंट हैं, अपरिवर्तनीय हैं, विकासशील नहीं हैं। आप पीसीएस के सॉल्व पेपर हल करेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन मिलेगा 2001-2 के आसपास कि भाई जो प्राकृतिक अधिकार हैं, नैसर्गिक अधिकार हैं, वो विकासशील नहीं है, कांस्टेंट हैं। और लॉक ने इन तीनों में सर्वाधिक महत्व इसको दिया है और कहा है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति के अधिकार में समाहित है। अब देखिए संपत्ति या पूंजी को बड़ा महत्व दे दिया। अब सोचिए पूंजीवाद का कितना प्रबल समर्थन कर रहा है। इसीलिए वाहन ने लिखा भी कि लॉक के राजनीतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। इसलिए लॉक पूंजीवाद, उदारवाद का जनक बना। और लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइस ऑन सिविल गवर्नमेंट में अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया और हॉब्स की तरह उसने भी ये बातें कही। लेकिन हॉब्स और लॉक में अंतर यही है कि हॉब्स और रूसो सबसे पहले मानव स्वभाव की चर्चा करते हैं, लेकिन लॉक मानव स्वभाव के पहले नैसर्गिक अधिकार की चर्चा करता है। क्योंकि मनुष्य जब माँ के पेट में आया तो इन अधिकारों के साथ आया, और मनुष्य जब पैदा होगा तभी तो उसका स्वभाव तय होगा। इसलिए लॉक कहता है कि नंबर 1 नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार होगा, नंबर 2 मानव स्वभाव होगा, नंबर 3 प्राकृतिक अवस्था होगी, नंबर 4 सामाजिक समझौता होगा, नंबर 5 नागरिक समाज या राज्य का जन्म बनेगा, नंबर 6 पे राज्य व व्यक्ति के बीच रिलेशन होगा। इसीलिए लॉक का कभी ये सुमेलित करने के लिए आता है तो नंबर 1 पर नैसर्गिक अधिकार की चर्चा होती है। इस तरह से लॉक 1704 में उसकी मृत्यु हुई और राजनीति विज्ञान के इतिहास में इसका अतुलनीय योगदान है। और लॉक से 3, 4, 5 सवाल टोटल आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप पढ़ेंगे आपको लॉक मिलेगा। अब इसकी जीवनी को हम यहीं समाप्त करते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी हम डिटेल पढ़ा रहे हैं, और आज तो चूँकि यूट्यूब पर भी थे इसलिए थोड़ा सा तेज भी हल्का सा पढ़ा दिए, नहीं तो और धीमे हम पढ़ा रहे हैं। जो लिखना चाहें लिख लें। कभी कभी लोग कहते हैं साहब नोटो बनवाते हैं कि नहीं ऑनलाइन में। अरे भाई खूब बनवा रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़े देख रहे हैं कि आप बाथरूम में बैठे हैं, एक बेडरूम में बैठे हैं कि कुर्सी पे बैठे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर वीडियो जब समाप्त हुई तो चली गई रिकॉर्डेड में। अब 1 साल आपके पास रहेगा, 1 साल में जितनी बार चाहें आप पढ़ लें, 1 साल के बाद स्वयं ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो आप दोबारा लेंगे तो हम फिर पैसा लेंगे। अगर हमसे गलती हुई है तो हम पैसा नहीं लेंगे। ऐप ख़राब हो गया, महीना 2 महीना और कोई बात हुई तो हम उसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर आपसे गलती हुई तो हम धन लेंगे, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, रख रखाव करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और हर चीज़ में धन लगता है। इसीलिए धन बहुत न्यूनतम फीस है। और उसके बाद भी
आपके ऊपर निर्भर है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग तो नहीं पढ़े थे, लेकिन अगर स्वयं सक्षम नहीं है, दूसरे का सहारा लेंगे तो धन तो खर्च ही करना पड़ेगा। और बेरोजगारी और गरीबी से ऊपर उठकर ही तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए संघर्ष करिए, निराश ना होइए। हर परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत विधान है। टूटी झोपड़िया महलवा से पूछे का हमरो दिनवा गुजरी हैं कि नहीं। तो हर आदमी का दिन एक दिन वापस आता है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बेहतर जीवन, सबसे कम परिश्रम, सबसे कम तनाव केवल पढ़ाई है। अगर इसको आप बहुत बड़ा समझते हैं तो समझिए कि आप जीवन की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद और मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी चीज़ को पाने के लिए। यहाँ तो आप बहुत बड़ी चीज़ पाने जा रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। संडे बंद रहता है, सोमवार को फिर पूर्वोत्तर चलेगा 6:30 से 7:30। आप प्रवक्ता देते हों, LT देते हों, कोई हिंदुस्तान की परीक्षा देते हों, जो हम पढ़ाते हैं वो ऐसे